हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, सो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी और सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके साथ साथ में जो भी एक्सरसाइजेज थी वो भी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस फोर्थ पार्ट की और उसके बाद में ये फिफ्थ पार्ट एक बचता है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं, बुक में यूज होते हैं। ठीक है, और आपको कंफ्यूज करते हैं। तो एक होता है एल्जेब्रिकली और एक होता है ज्योमेट्रिकली, मतलब बीजीय और ज्यामितीय। इन दोनों का मीनिंग क्या है तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। सो देखो, एल्जेब्री का मतलब क्या होता है, बीजीय। ठीक है, और इसी से ही बनती है बीज गणित, जिसको लोग बोलते हैं एल्जेब्रा। ठीक है, तो वो यहाँ से बनती है। ज्योमेट्रिकली मतलब ज्यामितीय। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है वो देखो। सो एल्जेब्री का मतलब ये होता है कि हम इसको कुछ इस टाइप से लिखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी। ठीक है, और हम इस टाइप से इसको स्टडी करें, मतलब जैसे आप फैक्टर्स भी निकालते हो। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो जिसमें एक्स वाई को लेके सॉल्व करते हो, तो वो सारा पार्ट क्या होता है, एल्जेब्रिकली होता है, मतलब उसको बोलते हैं बीजीय रूप से। सो जब हम अभी तक यहाँ तक पढ़ रहे थे ना, वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्जेब्रिकली मतलब बीजीय। ग्राफ का मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था और उस टाइम पर मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया था कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, वो ग्राफ वाला पार्ट अभी आया है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा था ताकि एक फ्लो बना रहे। ठीक है, सो ये होता है बीजीय। तो अभी तक सारी एक्सरसाइज में जैसे ही हमने सॉल्व किया तो वो उसमें क्या यूज़ किया है, इस टाइप के टर्म्स यूज़ किए, इसमें वैल्यू को पुट किया है कि सोल्यूशन है कि नहीं है। हमने ग्राफ की सिर्फ बात की है, सिर्फ हिंट के फॉर्म में, बट सॉल्व सारे कैसे किए हैं, ऐसे किए हैं। ए और बी, ए बी सी निकाल के इसमें आप रख के देख रहे हो, या इसी से ही आप के की वैल्यू निकाल रहे हो, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो ये हो गया एल्जेब्रिकली, जहाँ पे हम लोग ऐसे बात करते हैं। जब हम ज्योमेट्रिकली आते हैं ना, ज्यामितीय, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ठीक है, निर्देशांक तल पे। ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, ये आया है हमारा कहाँ से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से। सो आप वो वाला चैप्टर अभी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो साथ साथ में उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है विथ फुल डिटेल। ठीक है, पूरा कंसेप्ट के साथ में, तो उसको आप देख लीजिए। सो ज्यामितीय में क्या आता है, ये आता है कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब निर्देशांक तल। जिसने वीडियो देखा उसको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो निर्देशांक तल कुछ इस टाइप का होता है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रैखिक समीकरण है ना उसको बताएंगे। जैसे मान लो कि ये मैंने बताया था कि इसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा। तो इस टाइप से जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस इक्वेशन को जब मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकली मतलब ज्यामितीय हो गया। और जब ऐसे ए एक्स बी वाई इस टाइप की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमारे वेरिएबल्स हो गए और इन सब के फॉर्म में लिखते हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, इन सब के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो गए, बीजीय होते हैं या फिर एल्जेब्रिकली होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत ही अलग अलग और अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ, मतलब कि ये जो हमने पढ़ा है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इनको जो रैखिक समीकरण है उनका हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय समझते हैं, बड़े अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हो गए, ठीक है, या फिर आने वाली सारी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, स्टार मार्क है ये, इसको अच्छे से सुनना और स्किप मत करना। ठीक है, तो मैं एक बुक में कोई एग्जाम्पल दे रखा हूँ, उसके थ्रू चलता हूँ, सो दैट आप साथ साथ में बुक अगर ओपन भी किए हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला मैं स्टेप के फॉर्म में आपको समझाता हूँ, सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाए। ठीक है, तो जब भी दिखे ना लीनियर इक्वेशन, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले y के टर्म में बाकी सारे एक्सप्रेशन को लिखना। वो कैसे, देखो, सो x प्लस 2y इजकल टू कितना है, 6 है। अब मैं x को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या, प्लस x है, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, मतलब 2y इजकल टू क्या होगा, 6 माइनस x। ठीक है, ये क्या है, 2 इसके मल्टीप्लाई में, सो जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके उसमें डिवीजन में आ जाएगा। ये हमने रूल में पढ़ा है। ठीक है, अब तक आपको
याद होगा ये। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा वीडियोस को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा हो गया स्टेप 1। इसमें मुझे इस वाले लीनियर इक्वेशन को किस में लिखना है, y के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमारा ये होगा, आपको जो आपने y के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखा है तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो मैं बता देता हूँ कैसा। ठीक है, सो ये मान लो मेरा क्या है, x है, ये है y। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लूँ, x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो बताओ कितना आता है, 6 माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 ऐसे आएगा। देखो यहाँ लिख लो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। सो ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो, अब मैं x को क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो और इम्प्रूव होगी। देखो अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या था, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 5/2। सो जब 5/2 आता है ना उसको क्या लिखते हैं, 2.5। सो आप इनको अभी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये लोगे तो गलत हो जाएगा, आप इनको अवॉइड कर सकते हो। आप होल नंबर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ग्राफ में बड़े आराम से प्लॉट कर पाओगे। सो आप एक को अवॉइड कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए बुक में भी क्या किया उन्होंने, अवॉइड किया ताकि आसानी से आप उसको उन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। जब पॉइंट में आता है ना तो आपको लोकेट करना पड़ता है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती, थोड़ा और टाइम लगता है। सो ये चीज़ अगर आप कर सकते हो तो अवॉइड करना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, अगला लेता हूँ 1 के बाद में क्या था, 2। सो 2 में क्या, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 4/2 कितना होता है, 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लेता हूँ मैं, 3 लूँगा तो अगेन 3/2 आएगा। सो 3/2 कितना होता है, 1.5। तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, 4 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 4 में कितना आएगा, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1। ठीक है, ये हो गया 1। तो ऐसे करके आपकी एक टेबल बन गई। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 की ओर। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 की ओर। सो स्टेप 3 में देखो क्या होता है, स्टेप 3 में हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है कोऑर्डिनेट प्लेन, जो हमने सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ ताकि आपको बड़े आराम से याद हो। तो उसमें क्या होता है, 2 नंबर लाइन होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर होता है y डैश। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x, नेगेटिव y, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब इस वाले x एक्सिस पे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। और जब x डैश की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही y डैश की तरफ बढ़ेंगे तो भी क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, आप सेंटर में लेके उस हिसाब से बनाइए। देखो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट लीजिए ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होंगी ना उतना ही आपको ये आगे की तरफ बनाना पड़ेगा, उतना ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो लाइन है ना वो सेम ही आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि बड़े पॉइंट ले लिए तो वो अलग से आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अनंत तक जाता है। और इसमें ये जो पॉइंट्स है ना वो क्या है, वो सॉल्यूशन ही है इसके। ठीक है, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स इसको क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसका जो कर्व आएगा वो इन्हीं पॉइंट से बनेगा। सो यही वाले कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशंस निकाले, हल निकाले। इन्हीं हल को क्या करेंगे, हम इसमें निर्देशांक तल में बताएंगे और फिर उससे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके हल ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिली हुई है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, 0 और 3। तो x0 y3 बताओ किस में, इसमें होगा y एक्सिस पे, क्योंकि x पे कुछ गया ही नहीं, सिर्फ y पे ही जा रहा है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट क्या, 2 2 मतलब x में भी 2, y में भी कितना, 2। सो ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा क्या होगा, 4 1। ठीक है, मतलब x में कितना जा रहा है, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या y। सो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। 1 2 3 4, ऐसे x में 4 और y में कितना जाना है, 1, मतलब 1। सो
ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक ही लाइन में दिख रहे हैं। अगर आप इसकी जगह 100 पॉइंट पे लोगे ना, तो 100 के 100 पॉइंट क्या होंगे, इसी लाइन के अलग होंगे, क्योंकि ये इसके सोल्यूशन है और सोल्यूशन हमेशा इसके कर्व के ऊपर ही रहेंगे। यही कंसेप्ट है, ठीक है। और यही इस पूरे चैप्टर का क्या है, एक समरी है। तो देखो, जब मैं इसको अब मिलाऊं, मान लो थोड़ा सा हो सकता है, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्केल से अभी पूरा नहीं लिया। जब आप ग्राफ पेपर में स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, इसी के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, स्टेप 2 में जो सॉल्यूशंस निकाले उनको इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब निर्देशांक तल में बताया और सबको मिलाया, तो इसका ग्राफ खींच गया। बहुत आसान है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बुक में कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। वो वही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसने सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, वो इसका हल होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। वो किस पे होगा, इस वाले कर्व के ऊपर ही होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, हमने A, B, C 3 सॉल्यूशन निकाले और इसी से लाइन खींचा है। सो ये वाला पॉइंट है कि भैया जो इसको सेटिस्फाई करता है वो इस लाइन के ऊपर होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई मेरा पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, उसको उसने बोल दिया कि मान लो उसको मैं P पॉइंट दे रहा हूँ, A और B। मान लो कोई पॉइंट है AB, ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर है। हमने कुछ यहाँ से मतलब ऐसे खींच के बताया। सो अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, मतलब PAB, ठीक है, लाइन के ऊपर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस वाली लीनियर इक्वेशन का, तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ठीक है। ये क्या होगा, ये इस वाले लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये वही है जो हम चीज़ें बार बार बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसने बोला है कि अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं है, मान लो उसको मैं Q नाम दे देता हूँ और CD लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लो Q है पॉइंट, तो जो मेरा Q पॉइंट है CD लिख सकता हूँ, मतलब x इक्वल टू C और y इक्वल टू D, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। जब मैं पॉइंट इसमें पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई भी वो नहीं करेगा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया बुक की लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ तक आपको बड़े आराम से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, ये चीज़ मैं दोबारा भी बता सकता हूँ।